नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए केशव आर गर्ग। मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसलिए इस उद्देश्य से कर रहा हूँ कि 1 नवंबर 2024 से जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं और हम लोगों को बहुत क्वेरीज आती हैं जो और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टैक्स पेयर को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ये जो वीडियो है इसका उद्देश्य आपको नॉलेज शेयर करना है, आपको बताना है कि क्या क्या चेंजेस हैं और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो 1 नवंबर 2024 से जो इम्पोर्टेंट चेंजेस, जो 3 इम्पोर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं जीएसटी एक्ट के अंदर, पहला तो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 128A, जिसको पॉपुलरली हम बोलते हैं जीएसटी एमएनएसटी स्कीम। दूसरा जो है वो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि 1 नवंबर से लागू कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल द्वारा। तीसरा जो है वो है सेल्फ इनवॉइसिंग इन केस ऑफ सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो 1 नवंबर से एप्लीकेबल किए गए हैं। लेकिन जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी एमएनएसटी स्कीम। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो जीएसटी एमएनएसटी स्कीम है वो उसके लिए एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 128A, रेड विद रूल 164। तो बेसिकली आपको आपके पास जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है वो दो है, सेक्शन 128 एंड रूल 164। अब एमएनएसटी स्कीम में कवर कौन होता है? पहली बात, जब एमएनएसटी स्कीम की हम बात करते हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है, जहां पर सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके का टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में मतभेद है तो उसको रिजॉल्व किया जाए और एक टैक्स पेयर को सब्सटैंशियल बेनिफिट दे करके उन मैटर्स को सेटल कर दिया जाए। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि अक्सर अभी जब ऑर्डर पास किए जाते हैं डिपार्टमेंट द्वारा, वो ऑर्डर पास किए जाते हैं सेक्शन 73 के अंदर एंड सेक्शन 74 के अंदर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 73 जो होता है वो होता है अदर देन फ्रॉड, सप्रेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, और सेक्शन 74 क्या है? वो है फॉर सप्रेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो दैट मीन्स कि जो फ्रॉड वाले केसेस हैं सेक्शन 74 और जो नॉर्मल केसेस है सेक्शन 73, उनमें से जो सेक्शन 73 के अंदर जो केसेस कवर होते हैं वो ही एमनेस्टी स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगे। अब जब एलिजिबिलिटी की बात आती है तो कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि 128A या जो एमनेस्टी स्कीम है उसके अंदर कवर होते हैं? पहला, वो केसेस जिनका शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया है लेकिन अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास नहीं हुआ है। दूसरा, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हो गया है और आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में हैं विद द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, दैट इज कमिश्नर अपील्स। तीसरा, जब आप कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर पास हो चुका है और आप उस मैटर को लेकर के ट्रिब्यूनल में आप अपील में हैं, तब आप जो है इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ये जो 3 सर्कमस्टांसेस हैं, इन्हीं के अंदर एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। अब ये देखने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मान लीजिए कि आपके पास एडजुडिकेशन ऑर्डर हो गया है लेकिन आप अपील में नहीं गए हैं, तो क्या उसमें आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? जो प्रावधान है उसके अंदर तो कहीं पर भी नहीं है, बट इन द लाइट ऑफ नेचुरल जस्टिस हो सकता है कि अगर आप कोर्ट में गुहार लगाएं या अपील करें तो कहीं ना कहीं आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो हमने 3 सर्कमस्टांसेस की बात करी। पहला, ऑर्डर नोटिस इशू हो गया है लेकिन ऑर्डर नहीं आया है। दूसरे में ऑर्डर हो गया है और आप अपील में हैं। थर्ड, अपील का ऑर्डर आ गया और आप ट्रिब्यूनल में हैं। तो इन तीनों केसेस के अंदर आप एमनेस्टी स्कीम के अंदर कवर होते हैं। अब एमनेस्टी स्कीम के अंदर बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट्स आपको ये है कि आप अगर टैक्स की जो लाइबिलिटी आपकी बनी है उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट, शो कॉज के अगेंस्ट या एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, उसमें जो टैक्स की लाइबिलिटी बनी है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, अगर आप टैक्स पे कर देते हैं तो जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है वो पूरा का पूरा जो है वो माफ़ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से पीरियड कवर्ड है? देखिए, इंटेंट ये था कि सरकार का कि जो इनिशियल ईयर्स थे जीएसटी के उसमें बहुत सारे हिकअप्स आए, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, तो उसको कवर अप करने के लिए स्कीम को लाया गया। अब जो ईयर्स यहाँ पर कवर्ड हैं वो है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक। दैट मीन्स 17-18, 18-19 एंड 19-20।
पहले 3 साल के अंदर ये स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा। नाउ बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसका प्रोसेस कैसे डिफाइंड है। अब जब एमनेस्टी स्कीम की बात करता हूं तो मैंने रूल 164 का जिक्र किया, वहां पर ये पूरा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है कि आप किस तरीके से इसका बेनिफिट लेंगे। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने डेट नोटिफाई किया है अंडर सेक्शन 128A, और उसमें यह कहा गया कि जो टैक्स पेमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक ज़रूरी कंडीशन है टू टेक द बेनिफिट ऑफ एमनेस्टी स्कीम, वो टैक्स पेमेंट जो है वो आपको 31/3/2025 तक करना होगा। तो अगर आप टैक्स पेमेंट 31/3/2025 तक कर देते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब स्कीम में एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर तो आपके पास शो कॉज नोटिस है और आपकी एडजुडिकेशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, तो आपको एक फॉर्म फाइल करना है SPL01। और अगर आपका फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है या आपने ट्रिब्यूनल के पास अपील है, तो आपको फॉर्म फाइल करना होगा SPL02। और ये कितने टाइम में फाइल करना होगा? ये आपको फाइल करना होगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट नोटिफाइड। दैट इज, अगर 31/3/2025 आपकी डेट नोटिफाइड है तो 30 जून 2025 तक आपको ये जो फॉर्म है ये फाइल करने होंगे। अब जब आप ये फॉर्म फाइल करते हैं तो आपको ये मैं बता दूं कि ये एप्लीकेशन तभी फाइल हो सकती है जब आपका टैक्स जो है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड ऑन और बिफोर 31/3/2025। तो आपको ये टैक्स कैसे पे करना है? टैक्स आपको ऐसे पे करना है कि अगर शो कॉज नोटिस हुआ है और ऑर्डर नहीं हुआ है तो आप इसको पे करेंगे DRC 03 के माध्यम से। और अगर आपका ऑर्डर हो चुका है और आप अपील प्रोसीडिंग्स में हैं तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे DRC 03A, राइट। तो ये आप टैक्स पे करके आप SPL1 और 2 जो भी रिस्पेक्टिव है वो आप उसके अंदर फाइल कर सकते हैं। जब आप एक बार एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो उसके बाद में डिपार्टमेंट के पास 2 ऑप्शन बचती हैं। पहला कि वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको कोई रिजर्वेशंस हैं, तो वो आपको SPL3 इशू करे, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ शो कॉज नोटिस कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना की जाए। और इन दोनों को करने का जो टाइम पीरियड है वो है 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि अगर 30 जून 2025 को आपने एप्लीकेशन लगाई तो 3 महीने के अंदर अंदर, दैट इज 30 सितंबर 2025 तक, या तो डिपार्टमेंट आपको उसके ऊपर ऑर्डर दे देगा विच इज SPL05, और नहीं तो आपको शो कॉज दे देगा SPL03 के अंदर, जहां से आपसे इंफॉर्मेशन कॉल करेगा। और शो कॉज होने के बाद में विद इन 1 month ऑफ द शो कॉज, दैट इज अगर 30/9 की डेट है तो 31/10/2025 तक आप जो है उसका रिप्लाई फाइल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ SPL04। आपने 31 तारीख तक जब फाइल कर दिया है रिप्लाई, तो उसके बाद डिपार्टमेंट को जो है 3 महीने का वक्त दिया जाता है कि वो उसके अंदर आपका जो ऑर्डर है वो पास कर दे, और या तो SPL5 आपको दे दे विच इज़ द ऑर्डर कन्फर्मिंग योर एमनेस्टी एंड कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग्स, या उसको रिजेक्ट कर दे इन द फॉर्म ऑफ SPL07। तो 3 महीने का टाइम का मतलब हो गया कि 31 जनवरी 26 तक उनको ऑर्डर पास करना होगा। और यदि वो कोई भी ऑर्डर पास नहीं करते हैं आपकी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में 31 जनवरी 2026 तक, तो वो डीम्ड अप्रूवल ऑफ दी स्कीम मान लिया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि आपको ये स्कीम का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि पहला एक्सेप्शन कि ये जो स्कीम है ये एररनेस रिफंड के ऊपर नहीं लगती है। मान लीजिए कि आपने कोई रिफंड गलत लिया हुआ है तो उसके अंदर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी किसी मैटर के अंदर आप अपील में हैं, किसी कोर्ट में आपने अपील की हुई है, कोई रिट फाइल्ड है, तो आपको वो विड्रॉ करनी होगी, और विड्रॉ करने के बाद में ही आप अपील फाइल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि मैंने एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाया हुआ है या ट्रिब्यूनल में लगाया हुआ है या किसी भी फोरम पे लगा हुआ है, और मैंने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिया। अब वो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो उस विड्रॉल का ऑर्डर पास करने में, क्योंकि मैं एमनेस्टी स्कीम में तभी फाइल कर सकता हूं जब मैंने विड्रॉल ऑब्टेन कर लिया है या मैंने विड्रॉ कर ली है एप्लीकेशन। अब वो जो कंसर्न्ड कोर्ट है या अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास करने में वक्त लगा देते हैं। तो उस केस के अंदर ये स्कीम में ये प्रोवाइड किया गया है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो
इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होगा अगर कोई अथॉरिटी क्लोजर देने में आपको टाइम लगा रही है। लेकिन जब आप क्लोजर, आपके पास विड्रॉल आ गया, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर वो जो विड्रॉल का ऑर्डर है वो आपको साथ में फाइल करना होगा। तो दैट मीन्स कहने का कि मान लीजिए कि आप कोर्ट के अंदर एक ऑलरेडी केस में हैं और आप उस केस को एमनेस्टी स्कीम में ले जाना चाहते हैं। आपने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट के पास कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं और मैं एमनेस्टी स्कीम को ऑप्ट कर रहा हूं, तो आप अपनी एमनेस्टी स्कीम के अंदर एप्लीकेशन लगाइए अलॉन्ग विद जो आपने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाया है फॉर द विड्रॉल, और आप उसको सबमिट कर दीजिए। और जब आपका कोर्ट की तरफ से विड्रॉल का ऑर्डर आ जाएगा, वो ऑर्डर जो है विद इन 1 मंथ जो है आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑनलाइन सबमिट करना होगा, और उसके बाद ही जो है आपकी ये जो एमनेस्टी स्कीम की एप्लीकेशन है उसको आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। अब मान लीजिए कि देयर इज अ सिचुएशन कि आपने फाइल किया एमनेस्टी स्कीम को लेकर के और डिपार्टमेंट ने उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कैसे किया उन्होंने? आपको SPL 7 इशू कर दिया और एक आ गया कि बॉस आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है, राइट। अब जब आप उस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है तो आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। पहला कि आप SPL 7 के अगेंस्ट में अपील फाइल करें, जो कि हमारे रेगुलर 107 के अंदर प्रोवाइडेड है। आप विद इन 90 डेज आप अपील फाइल करें, और जो एपेलेट अथॉरिटी है वो ये फाइंड आउट करती है कि आपका जो एमनेस्टी स्कीम का जो रिजेक्शन है वो गलत है, तो उस केस में वो केस वापस प्रॉपर ऑफिसर को दिया जाएगा और प्रॉपर ऑफिसर जो है SPL 6 के अंदर ऑर्डर पास करेगा। यदि एपेलेट अथॉरिटी ये मान ले कि आपका जो रिजेक्शन ऑफ एमनेस्टी स्कीम है वो बिल्कुल सही है और वो रिजेक्ट होना बनता था, और आपने वो जो अपील, आपने जो एमनेस्टी स्कीम फाइल की थी वो कोई और अपील विड्रॉ करके तब फाइल की थी, तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या होगा कि आपका एमनेस्टी स्कीम क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया है, तो जो ओरिजिनल अपील आपने फाइल की थी एमनेस्टी स्कीम को ऑप्ट करने के लिए, उसको वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा और रीइंस्टेट हो जाएगी, ताकि जो आपका राइट टू जस्टिस है वो डिनाई ना किया जाए। तो आपको दोबारा से एक राइट दिया जाएगा कि आपकी पुरानी अपील जो है वो रिस्टोर हो जाए, प्रोवाइडेड कि आप एक डिक्लेरेशन देंगे GSTL APL 4 के फॉर्म में डिपार्टमेंट के पास में। सो ये तो इंटायर एक प्रोसेस है कि जिससे आप इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैं यहाँ पे टच करना चाहूँगा। मान लीजिए कि जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में आप एमनेस्टी में जा रहे हैं, या शो कॉज है आप जिसके अगेंस्ट एमनेस्टी में जा रहे हैं, उसमें मल्टीपल ईयर्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 1920 भी है और उसका आगे सब्सिक्वेंट ईयर भी है। तो क्या उस केस में आप एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं? आप बिल्कुल जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप जो एमनेस्टी स्कीम तक का आपका पीरियड है 1920, उस तक का आप टैक्स जमा करा दें, और जो सब्सिक्वेंट पीरियड है जो कि उसी नोटिस में या ऑर्डर में कल्मिनेट हुआ है, आप उसका भी टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जमा करा दें। अगर आप सब्सिक्वेंट पीरियड का, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 या 21-22, जो कि उस ऑर्डर का ही पार्ट है, अगर आप उसका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं जमा कराएंगे तो आपका जो वेवर ऑफ पेनल्टी इंटरेस्ट है जो एमनेस्टी स्कीम में कवर्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, मान लीजिए कि हमने रिटर्न जो है, GST रिटर्न जो है वो लेट फाइल करी और उस वजह से हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिलेड डिपॉजिट हुआ, तो क्या उसका जो इंटरेस्ट का ऑर्डर अगर डिपार्टमेंट निकालता है, क्या उसका वेवर मिल सकता है? उसका वेवर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एक सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी है, वो एक्सेप्टेड है, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कायदे के अंदर फॉल नहीं करती है। उसके बाद जो आपने अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है बिफोर दिस एमनेस्टी स्कीम, या कोई आप पेनल्टी ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो क्या आप उसका रिफंड ले सकेंगे? नो, आप उसका रिफंड भी नहीं ले सकेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट मैटर है कि अगर आप एक ऑलरेडी मैटर के अंदर अपील में हैं और आप उसको विड्रॉ कर करके आप एमनेस्टी स्कीम में जाते हैं और आपकी यहाँ एमनेस्टी भी रिजेक्ट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो आपकी ओरिजिनल अपील है वो रिस्टोर कर दी जाएगी और आपको जो है पूरा राइट दिया जाएगा कि आप अपने मैटर को कंटेस्ट कर सकें। अब मैं एक पोजीशन यहाँ पर ये लेकर के आ रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप एमनेस्टी स्कीम में आए, आपने, बिकॉज एप्लीकेशन जो है वो डिपॉजिट होने के बाद ही एक्सेप्ट हो गई, आपने अमाउंट भी डिपॉजिट कर दिया, टैक्स डिपॉजिट कर दिया, और एमनेस्टी स्कीम
बाद में रिजेक्ट हो जाती है। जब एमनेस्टी स्कीम आपकी रिजेक्ट हो गई तो होगा क्या कि आपकी जो ओरिजिनल अपील है वो रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन जो आपने टैक्स डिपॉजिट कराया उसका क्या, उसके लिए कोई क्लियर प्रोविजन नहीं दिया गया है। टू माय माइंड आपको उसके लिए रिफंड अप्लाई करना चाहिए, उस टैक्स को वापस ऑब्टेन कर लेना चाहिए टिल द टाइम जो आपकी ओरिजिनल अपील है वो डिसाइड ना की जाए। तो यहाँ पर ये जो बहुत सारे मुद्दे थे रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो विद टाइम आएंगे और इस पर चर्चा होगी, तो हम उस पर भी वीडियोस आपको लेके आते रहेंगे। तो मीनवाइल हमने ये कोशिश की कि एक एमनेस्टी स्कीम को हम एक समराइज फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट करें। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। तो माई डिटेल्स आर ऑलवेज देयर। एंड उद्देश्य इस वीडियो का सिर्फ यही है कि हम नॉलेज शेयरिंग करें, टैक्स पेयर्स को पता लगे, प्रोफेशनल्स अवेयर हों और इस एमनेस्टी स्कीम को हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। सीए केशव आर गर्ग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।